औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मेवा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के में आज हम डिस्कस करेंगे इब्राहिम मैस्लो को, उनकी जो थेरीज़ रहीं, जो भी उनके नज़रियात थे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के हवाले से, वो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अर्ली 1960 के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट का एक ग्रुप जिसके हेड जो थे इब्राहिम मैस्लो थे, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की, उसको थर्ड फोर्थ साइकोलॉजी कहा जाता है। ये जो साइकोलॉजिस्ट थे उनका क्लेम था कि दूसरी जो फोर्सेस हैं साइकोलॉजी की, जिसमें बिहेवियरिज्म है और साइको एनालिसिस है, उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको नेगलेक्ट किया है। उन्होंने कहा कि हम जो है वो टेक्निक इस्तेमाल करके नेचुरल साइंसेस की ह्यूमंस की स्टडी के लिए बिहेवियरिज्म को हम लिंक करते हैं ह्यूमंस के साथ। बिहेवियरिज्म जो है वो लिंक करता है ह्यूमंस को रोबोट्स के साथ, लोअर एनिमल्स के और कंप्यूटर्स के साथ। बिहेवियरिस्ट के लिए ये जो है कुछ भी नहीं थे, ह्यूमंस में कोई यूनिकनेस मौजूद नहीं थी, यानी वो ह्यूमंस को यूनिक नहीं समझते थे। जो मेजर आर्ग्यूमेंट्स थे साइको एनालिसिस के जो अगेंस्ट थे वाज डैट के इसने जो है वो कंसंट्रेट किया था मेनली ऑन इमोशनल जो डिस्टर्ब पीपल्स थे उनके साथ, और उन्होंने जो टेक्निक डेवलप की थी वो थी एबनॉर्मल पीपल को नॉर्मल बनाने के लिए। जो थर्ड फोर्थ साइकोलॉजिस्ट थे, यानी जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे, बेसिकली उन्होंने कहा था कि हम किस तरह से जो इंडिविजुअल्स पहले से हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनको किस तरह से हेल्दियर बना सकते हैं और उनको जो है उनके फुल पोटेंशियल तक ले जा सकते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो था जी एक मॉडल्स ऑफ ह्यूमंस, जिसका एम्फसाइज था कि उनकी जो यूनिकनेस है और इनकी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनकी तरफ जो है वो तवज्जो मबज़ूल करना बजाय जो है उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को। यानी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का जो बेसिक मकसद था या बेसिक जो इसका एम था वो था कि जो ह्यूमंस की यूनिकनेस है और जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनकी तरफ तवज्जो मबज़ूल करना बजाय उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स के। और ये जो है ये टाइप ऑफ मॉडल जो था ये जिसके लिए जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे या थर्ड फोर्थ साइकोलॉजिस्ट जिनको कहा जाता था, उन्होंने ये चीज़ें इस चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए कोशिश की। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो थी 1960 से 1970 के दरमियान बहुत पॉपुलर हुई, और इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो जो है 1980 में जो है कमी वाक़या होने शुरू हुई, यानी 1980s में इसमें कमी। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो अज्यूम की जाती है कि जो ह्यूमंस हैं वो फ्री टू चूज़, यानी वो फ्री हैं चूज़ करने के लिए अपनी उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसकी किसी भी किस्म, यानी किस किस्म की एग्जिस्टेंस जो है वो चूज़ करते हैं उसके लिए वो फ्री हैं, बजाय इसके कि वो अट्रीब्यूट करें काजेज़ ऑफ बिहेवियर टू स्टिमुलाई, कि जो बिहेवियर का काज है वो स्टिमुलाई हैं, ड्राइव स्टेट्स होती हैं, जेनेटिक्स होती हैं या अर्ली एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो बजाय इन चीज़ों के कि हम इन चीज़ों को बिहेवियर के लिए एट्रीब्यूट करें, तो जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने क्लेम किया था कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है बिहेवियर की वो है सब्जेक्टिव रियलिटी। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो साइंस है इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, अपनी मौजूदा हालत में, इज़ नॉट इक्विप्ड, जो है वो इक्विप्ड नहीं है टू स्टडी एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर, के वो स्टडी कर सके, वो एक्सप्लेन कर सके और अंडरस्टैंड कर सके ह्यूमन नेचर को। एक न्यूज़ साइंस जो है उसकी ज़रूरत है, और जिसको ह्यूमन साइंस कहा जाए। एक ह्यूमन साइंस जो है वो ना सिर्फ जो है वो ह्यूमंस को स्टडी करेगी उनकी फ़िज़िकल साइंस के तौर पर, बल्कि वो फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स को भी स्टडी करेगी। इसके बरक्स जो है ह्यूमंस को वो जो है एज अवेयर ह्यूमंस को जो अवेयरनेस की हालत में उसको स्टडी करेगी, चूज़ करेगी, उनकी वैल्यूइंग की इमोशनल और यूनिक जो बीइंग है उनकी यूनिवर्स के अंदर, उन सारी चीज़ों को यानी वो इंसान की जो है या ह्यूमंस की जो है वो स्टडी करेगी उनके बतौर उनके अवेयरनेस के, किस तरह से चूज़ करते हैं, कैसे वैल्यूज़ करते हैं, इमोशंस उनके क्या होते हैं, उनकी जो यूनिक बीइंग है उनकी यूनिवर्स के अंदर। ट्रेडिशनल जो साइंस है वो इस तरह नहीं करती है, और इसलिए उसको जो है वो रिजेक्ट किया जाता है। यानी जो ट्रेडिशनल साइंसेस है वो ह्यूमंस की इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करती हैं, इसलिए उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो ये बेसिक थीम था जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का था, जिस पे आने वाले आगे फर्दर लोगों ने काम किया।
जी, इसके बाद इब्राहम मैस्लो का जो मेन प्रोपोनेंट हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के, उनको जो है वो रिकग्नाइज्ड किया जाता है कि उन्होंने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को एक फॉर्मल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी बनाया। मैस्लो जो है 1 अप्रैल को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में पैदा हुए और वो अपने बहन भाइयों में सबसे 7 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे और उनके जो पेरेंट्स थे वो ज्यूइश इमिग्रेंट्स थे, रशिया से उन्होंने माइग्रेशन की थी, ज्यूइश थे। और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से मैस्लो ने जो है अपनी बैचलर डिग्री 1930 में ली और वहाँ से मास्टर्स डिग्री 1931 में और पीएचडी उन्होंने जो है वो यानी डॉक्टरेट जो 1931 में की। उनके जो बेसिकली वो स्टूडेंट थे, एक मशहूर जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे हैरी हैरलो, उनके ये स्टूडेंट रहे और उनकी जो डिसर्टेशन थी रिसर्च थी वो थी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डोमिनेंस इन अ कॉलोनी ऑफ मॉन्कीज़, यानी मॉन्की के कॉलोनीज़ में किस तरह से वो डोमिनेंस को इस्टेब्लिश करते हैं। तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि जो डोमिनेंस है वो जो इनर कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर होता है, यानी उसकी एक टाइप ऑफ इनर कॉन्फिडेंस है, उससे ज़्यादा है बल्कि, और ये फ़िज़िकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और ये ऑब्ज़र्वेशन थी कि जो है बाद में भी जो थेरीज़ थी उन्होंने इसको जो है इस पे असरअंदाज ये वाली जो रिसर्च थी हुई कि इनर कॉन्फिडेंस फ़िज़िकल आपकी जो स्ट्रेंथ होती है उससे ज़्यादा जो है वो होता है। तो उन्होंने अपनी डॉक्टरेट हासिल करने के बाद मैस्लो ने जो है विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो पढ़ाया और इसी दौरान फिर उसके बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ मूव कर गए। उन्होंने वहाँ से एडवर्ड थॉर्नडाइक की रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम किया। इसके अलावा उसने जो है वो रिसर्च ह्यूमन सेक्सुअलिटी पे और काम शुरू किया और उन्होंने मेल और फीमेल के जो है वो कॉलेज स्टूडेंट्स थे उनके सेक्सुअल बिहेवियर के ऊपर उन्होंने इंटरव्यू करने शुरू किए। तो मैस्लो ने एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है हमारे नॉलेज में दी है जी ह्यूमन सेक्सुअलिटी के हवाले से। और इसके अलावा जो इंटरव्यूइंग स्किल्स होते हैं, इंटरव्यू स्किल्स के वो उन्होंने डेवलप किए थे रिसर्च के दौरान, जब वो इस रिसर्च के जब उन्होंने सर्व किया। और लेटर उन्होंने जो है स्टडीड किया जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्दी इंडिविजुअल्स के उनको। आफ्टर 1.5 ईयर यानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने 1.5 साल गुजार लिए तो मैस्लो जो है उसके बाद वो ब्रुकलिन कॉलेज चले गए। वहाँ पर उन्होंने तकरीबन 1951 या 1951 तक वहाँ पर स्टेड किया और लिविंग न्यूयॉर्क में रहते हुए 1930s और 1940 में इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी इनको मिली कि वो एक कांटेक्ट में आए बहुत सारे प्रोमिनेंट जो यूरोपियन साइकोलॉजिस्ट थे उनके साथ। और जब वो यूनाइटेड स्टेट्स आए नाज़ी वो भी जो है वो नाज़ी टेरर से बच के यूनाइटेड स्टेट पहुंचे थे। तो उनमें से जी एरिक फॉर्म जो थे, मैक्सवेल दाइमर, कैरन हॉर्ने और एल्फ्रेड एडलर का यानी मशहूर जो साइकोलॉजिस्ट थे, ये यूरोपियन साइकोलॉजिस्ट प्रोमिनेंट यूरोपियन साइकोलॉजिस्ट में का शुमार होता है। तो एडलर जो था उन्होंने सेमिनार्स की अपने घर पर, फ्राइडे इवनिंग में वो सेमिनार्स वगैरह करते थे और मैस्लो जो है उनको बाकायदगी के साथ जो है वो अटेंड करते थे। तो मैस्लो जो है एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे रुथ बेंडिक्ट, उनके एक दोस्त बने उसी वक़्त में। तो मैस्लो जो है वो बड़े ऑब्सेस्ड थे, उन्होंने रुथ बेंडिक्ट को और मैक्स वदाइमर को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे कि उन्होंने कैसे क्यों वो एक्सेप्शनल पीपल थे उस दौर के और उनको वो कंसीडर करते थे ट्रूली एक्सेप्शनल पीपल। तो वो कैसे वो एक्सेप्शनल बने, उनकी सारी यानी उनको वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। और ये उनकी जो है ऑब्सेशन थी जिसके अंदर जो है मैस्लोस की जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का जो वर्जन था वो इन्वॉल्व हुआ। 1951 के अंदर जो था मैस्लो उसने एक्सेप्ट किया जो पोजीशन थी चेयरमैन ऑफ द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एट ब्रांडिस यूनिवर्सिटी इन वॉल्थैम। और इसके यहाँ पर जो है मैस्लो एक लीडिंग फिगर बने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के। 1968 में इन जो डिसइनकैंटमेंट हुई थी एकेडमिक लाइफ में और उनकी जो है सेहत कमज़ोर हुई उनकी कुछ इश्यूज़ की वजह से, तो मैस्लो ने एक फ़ेलोशिप जो है जो उनको सेगा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉरपोरेशन थी उन्होंने ऑफ़र की थी, तो वहाँ उन्होंने वो कबूल कर ली और यहाँ से उन्होंने टीचिंग को जो है वो खैरबाद कहा। अगर हम बेसिक टीनेट्स ऑफ द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इसके बेसिक जो पॉइंट को बयान करें तो वो जो गोल्स ऑफ साइकोलॉजी है उन्होंने कहा था कि शुड बी फार्मूलेट ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी अ ह्यूमन बीइंग,
कि उनका जो मेन था वो मुकम्मल तौर पर ये बयान करना था कि ह्यूमन बीइंग जो है उसका क्या मतलब है। ये जो डिस्क्रिप्शन था इसके अंदर जो है लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस भी थी, इसमें वैल्विंग प्रोसेस भी था, फुल रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस भी शामिल थे, और इसी तरह से जो कि ह्यूमन जो है वो किस तरह से और कौन से वेज थे जिसमें ह्यूमन जो है वो मीनिंग इन देयर लाइफ्स अपने वो हासिल करते हैं, अपनी ज़िंदगी का मकसद पाते हैं, वो सारे वो कौन से रास्ते हैं और वो वेज़ कौन से हैं जिसमें ह्यूमन जो है वो अपनी लाइफ के मीनिंग्स को हासिल करते हैं सारे। तो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जिन्होंने जो है इस नोशन को कि साइकोलॉजी जो है उसको एंटायरली साइंटिफिक होना चाहिए, इसको उन्होंने रिजेक्ट किया था, और ये देखती थी कि ह्यूमंस को एक, वो कहते थे कि इंडिविजुअल होल जो हैं, इंडिविजुअल होल्स का इन्होंने ह्यूमंस को शुमार किया था। कोई जो है कोई भी अटैम्प्ट जो कि रिड्यूस करती है उनकी हैबिट्स को, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को, या एसआर जो कनेक्शन है उसकी वजह से ह्यूमन नेचर के अंदर एक डिस्टॉर्शन पैदा होती है। मैस्लो के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं, और उनका मकसद होता है कि उनको वो एक उनको कट देमसेल्व्स के उनको कट देमसेल्व्स ऑफ फ्रॉम द पोइटिक, रोमांटिक और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन नेचर के, वहाँ से उनको निकाल सकें और उनका प्योरली एक साइंटिफिक पर्सन, साइंटिफिक थिंग के तौर पर शो करते हैं। तो ये इब्राहम मैस्लो ने इसके बारे में बयान किया था, क्योंकि वो तो बेसिकली ह्यूमन नेचर के हवाले से कि उसके अंदर वो डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए ह्यूमन नेचर को, और उसको एज इट इज़ वो कबूल करते थे, एक्सेप्ट करते थे, तो इसलिए वो सारी चीज़ें उन्होंने बयान की। इसके बाद इब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड है, बहुत मशहूर और वेल नाउन एक उनकी थेरी थी। मैस्लो के अकॉर्डिंग ह्यूमन नीड्स जो होती हैं वो एक हायरार्की की सूरत में अरेंज होती है। जो नीड्स जो लोअर फॉर्म में होती हैं हायरार्की के अंदर, वो मोर बेसिक होती हैं, और जो है यानी उनसे जो कि उस जैसी और सिमिलर होती हैं, और दूसरे जानवरों के लिए भी वो उनकी ज़रूरत होती है। जो हायर नीड्स होती हैं हायरार्की के अंदर, तो वो मोर डिस्टिंक्टली जो है सिर्फ ह्यूमन होती हैं, और ह्यूमंस के अंदर ही वो चीज़ें पाई जाती हैं। जो लोअर होती हैं इनके मुताबिक वो एनिमल्स में भी होती हैं और ह्यूमंस में भी होती हैं। जैसे जो नीड्स हैं उनको अरेंज किया गया था इस तरह से कि अगर एक सेटिस्फाई करती है एक लोअर नीड जो है वो सेटिस्फाई होती है, तो इंसान जो है वो डील कर सकता है नेक्स्ट हायर नीड की तरफ। तो जब कोई भी जो फिज़ोलॉजिकल हमारी जो नीड है, जैसे कि हंगर है, थ्रस्ट है, सेक्स है, ये प्रेडिक्टेबली सेटिस्फाइड होती हैं, तो फिर उसके बाद डील किया जाता है विद द सेफ्टी नीड के साथ, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम द एलिमेंट्स वगैरह, पेन और अनएक्सेप्टेड जो डेंजर्स वगैरह होते हैं उनसे। जब ये नीड जो है वो सेफ्टी नीड जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, तो उसके बाद एक इंसान फ्री होता है कि वो डील करे विद द बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स के साथ, यानी नीड टू लव और बी लव्ड, टू शेयर वंस लाइफ विद द रेलिवेंट अदर, दूसरों के साथ वो किस तरह से अपनी लाइफ को शेयर करता है। जब ये बिलोंगिंगनेस की और लव नीड्स जो है वो एडिक्वेटली सेटिस्फाइड हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद एक पर्सन जो है वो रिलीज्ड होता है टू पॉन्डर टू द सेल्फ इस्टीम। सेल्फ इस्टीम क्या है कि एक इंसान अपने जो रिकग्नाइजेबल कंट्रीब्यूशन है अपनी वेल बीइंग के लिए, अपने फेलो ह्यूमन बीइंग्स के लिए वो कर सके। अगर जो इस्टीम नीड्स है वो सेटिस्फैक्टरली मेट हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं, तो उसके बाद एक शख्स जो है इस पोजीशन में होता है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइज जो है वो हो सके। अब ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है? बेसिकली मैस्लो के अकॉर्डिंग जब इंसान अपनी फुल ह्यूमन पोटेंशियल को मीट कर लेता है, उस पे पहुंच जाता है, तो उसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि हमारी मोटिवेशनल जो स्टेटस है वो कंसर्न होता है, तो हेल्दी पीपल जो है वो सफिशिएंटली ग्रेटिफाइड करते हैं अपनी बेसिक नीड्स को, सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस, लव, रिस्पेक्ट एंड सेल्फ इस्टीम, और इस तरह से वो मोटिवेटेड होते हैं प्राइमरली कि वो बाय ट्रेंड्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इसको जो है वो डिफ़ाइन करता है कि ऑन गोइंग एक्चुअलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल, ये एक्चुअलाइजेशन है अपनी पोटेंशियल की, कैपेसिटीज़ की और टैलेंट्स की, और इसके अलावा एक फुलफिलमेंट ऑफ द मिशंस की है, यानी जिसको कॉल, फेट, डेस्टिनी या हम जो है वोकेशन कह सकते हैं। और ये एक फुलर नॉलेज है और एक्सेप्टेंस ऑफ है, और एक जो पर्सनस की ऑन इंट्रिंसिक नेचर है, और इसको जो है ये सीजिंग टेंड टूवर्ड यूनिटी, या अनसीजिंग है जैसी कोई चीज़ जो है वो जो चीज़ सीज नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, बंद होती। और फिर उसके अलावा ये इंटीग्रेशन है और सैनर्जी है विद इन द पर्सन, एक इंसान की अपनी सालमियत, बका और उसके अंदर जो तवानाई मौजूद होती है वो सारी। तो म्यूजिशंस मस्ट मेक म्यूज़िक,
उन्होंने वो कहा कि जो म्यूज़िशियन है उसको म्यूज़िक बनाना चाहिए, जो आर्टिस्ट है उसको लाजमी तौर पर पेंट करना चाहिए, जो पोइट्स हैं मस्ट राइट इफ़ दे आर टू बी अल्टीमेटली एट पीस विद देमसेल्फ। ठीक है जी। और वो कहते हैं कि व्हाट ह्यूमंस कैन बी, इंसान क्या हो सकता है, दे मस्ट, यानी जो इंसान कर सकता है उसे वो लाजमी तौर पर करना चाहिए। मैस्लो ने ये कहा था कि जो इंसान के अंदर है, जो वो करना चाहता है उसे लाजमी तौर पर वो करना चाहिए, उसे रुकना नहीं चाहिए। दे मस्ट बी ट्रू टू देयर ऑन नेचर्स, अपनी जज़ात के साथ उसको लाजमी तौर पर ट्रू होना चाहिए। और ये जो दिस नीड वी मेक आल सेल्फ, इस नीड को हम जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, जिसमें कि इंसान अपनी नेचर के मुताबिक जो है वो अपनी फुलफ़िलमेंट करता है और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है। जो यानी वो ख्वाहिश करता है, जो वो चाहता है, जो वो करना चाहता है वो करता है, तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और कर लेता है और मुकम्मल कर लेता है। जो कंसेप्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का, वो पीछे हम देखें इसको बात करें तो ये अरिस्टोटल तक जाता है, यानी अरिस्टोटल से शुरू होता है। लेकिन अरिस्टोटल ने के मुताबिक जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब था वो था इननेट टेंडेंसी टू मैनिफेस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो इंसान की अंदरूनी तौर पर एक टेंडेंसी होती है कि वो मैनिफेस्ट करता है, वो जाहिर करता है बाद अपने कैरेक्टरिस्टिक को। और इसमें जो है एसेंस ऑफ वन स्पेशीज़, यानी वही इंसान की जो स्पेशीज़ होती हैं, सॉरी, जो उनकी जो स्पेशीज़ होती है उसका जो वो एसेंस होता है। तो योंग ने इंट्रोड्यूस किया था इस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज़ याद कर लीजिएगा जी, ये आपके जहन में होना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का स्टार्ट हुआ था अरिस्टोटल से, उसके बाद साइकोलॉजी के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया योंग ने। उन्होंने री इंट्रोड्यूस इसको दोबारा से करवाया कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर। और इसका जो इनके जो नज़दीक इस टर्म का जो मकसद था, जिसको मैस्लो ने बाद में जो है इसको बनाया, वो था डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्राम द अरिस्टोटल मीनिंग्स, यानी जो योंग का और मैस्लो का था वो अरिस्टोटल के मीनिंग से मुख्तलिफ था। यहाँ पर जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो योंग, मैस्लो और रॉजर ने जिसका बयान किया था, जिसको उसका मतलब था रियलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल, इंसान की जो सलाहियतें होती हैं जब उनकी रियलाइजेशन करना, नॉट डैट ऑफ द स्पेशीज़ पोटेंशियल, इसमें स्पेशीज़ की पोटेंशियल की बात नहीं थी बल्कि इंडिविजुअल पोटेंशियल की बात थी। उन्होंने अरिस्टोटल ने स्पेशीज़ की पोटेंशियल की बात की थी, जो मैस्लो था, योंग था और रॉजर्स थे उन्होंने इंडिविजुअल पोटेंशियल की बात की थी। ठीक हो गया जी। इसमें एक और टर्म उन्होंने की थी डेफिशिएंसी एंड बीइंग मोटिवेशन एंड परसेप्शन। ये बेसिकली उन्होंने कहा था कि मैस्लो जो है वो मेनली इंटरेस्टेड था कि क्या चीज़ें इंसान के अंदर वाक़या होती हैं जब उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। जो इसका आंसर था वो क्या था कि जो अफराद हैं जो सेटिस्फाई करते हैं अपनी बेसिक नीड्स को, वो सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाते हैं और एक डिफरेंट मूड ऑफ एग्जिस्टेंस में वो चले जाते हैं। और जो ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी का इन्होंने एक टर्म यूज़ की और बाद में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि एक साइकोलॉजी ऑफ बीइंग की तरफ उनका था, उनकी बुक थी जिसमें उनकी जो बुक का प्रीफेस था उसके अंदर भी उन्होंने चीज़ें की। बुक का नेम था टुवर्ड अ साइकोलॉजी ऑफ बीइंग। अपनी ये लाइफ के एंड में मैस्लो ने एक जो है न्यू काइंड ऑफ साइकोलॉजी को पॉन्डर करने की कोशिश की थी और उन्होंने कहा था कि एक फोर्थ फोर्स ऑफ साइकोलॉजी होगी और ये जो थी बियॉन्ड थी और पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आगे की बात थी। और जिस जो ट्रांसपर्सनल जो साइकोलॉजी है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है जी फोर्थ फोर्स एंड वुड फोकस ऑन द मिस्टिकल, एक्सटेटिक या जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन नेचर के, उनके ऊपर। ठीक है जी। ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स तो ह्यूमन नेचर है उनके ऊपर ये फोकस करते हैं। तो ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने इब्राहिम मैस्लो के हवाले से आपको जो हमारी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है उसके बारे में इंफॉर्मेशंस देने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।